और फेडर उन्हें लेकर जाने लगता है। सनमून मन में कहता है, मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ इस जगह में आया था, लेकिन की क्रिस्टल के अंदर होने के बावजूद मेरा मन बार बार मुझे खतरे की चेतावनी दे रहा था। मुझे उस डार्क बादल के कभी भी करीब नहीं जाना चाहिए। और फेडर उनसे कहता है, बहुत से लोगों को इस जगह के बारे में गलत फहमी है। स्टेट और नॉन स्टेट रेल में यहाँ आने वालों को बिना वजह निशाना बनाता और उन्हें उनकी जान को खतरे में डालता है। पर इस रेल में मौजूद डार्क बादल, इस रेल की पावर सिर्फ लोगों के अंदर छुपी बुरी इच्छाओं को उकसाती है और वो उनके अंदर के असली रूप को बाहर ले आता है। बस इतना ही इसका असर है। सनमून कहता, फिर भी क्या ये खतरनाक नहीं है? मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा मेरे अंदर के हार्ट डीमन है ना? फेडर कहता, तुम्हारे हिसाब से डेविल हार्ट क्या होता है? डेविल हार्ट वो अवस्था जहाँ मन के अंदर का डीमन निवास करता है। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, सबसे दर्दनाक जगह, सबसे आलसी और ढीला पड़ जाने वाली जगह। सनमून कहता, फिर भी वो चीज जिसे कोई शख्स सबसे ज्यादा प्यारा मानता है। फेडर कहता, हार्ट डीमन हर जगह मौजूद है और वो हमेशा शख्स के दिल के अंदर रहता है, ठीक स्टेट और नॉन स्टेट रैम की तरह। हालांकि इससे भी आगे स्टेट और नॉन स्टेट के रैम को कल्टीवेट किया जा सकता है। सनमून हैरान कहता, कल्टीवेट? फेडर कहता, एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात है। ये तुम्हारे अंदर मुश्किल चीजों को सुलझाने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। यहीं पे ट्रेनिंग करो और खुद को मजबूत बनाओ। स्पेस ट्रेजर से उस एरिया को बाहर निकाल लेता है। वो दोनों भी बाहर आते हैं। सनमून कहता, आखिर तुमने ये क्या किया? अगर हम की क्रिस्टल से बाहर है तो हम। फेडर कहता, कोई बात नहीं, स्टेट और नॉन स्टेट रेल में भी कुछ सेफ जगह है। ये जगह अलग अलग रेल में भी मौजूद है। ये ऐसी जगह जो इस रेल में रहने वाले बाकी प्राणियों से बाहर है। और साथ ही सनमून को टच करता है जिससे तमावा बाहर आ जाता है। तमावा फेडर एक दूसरे को देखते हैं। तमावा हमें मरता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसे सनमून कहता है, तमावा। फेडर कहता है, उसे रहने दो, ये जगह उसका होम टाउन है। जो तमावा का पूर्वज है उसके इस एरिया में घूमने फिरने से कोई बुराई नहीं है। सनमून कहता है, तमावा अभी तक उस ओरिजिनल हेवनली ट्रेजर की पावर को पूरी तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया है। फेडर कहता है, अगर इसे इस जगह पे घूमने दो, जो कुछ भी मिले उसे निगलने दो, मुझे पूरा यकीन है वो धीरे धीरे अपनी पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल रखना सीख जाएगा। सनमून कहता है, क्या वो रास्ता नहीं भटक जाएगा? फेडर कहता, चिंता मत करो, अगर वो रास्ता भी भटक जाए तो भी वो अपने ओनर को कभी भूल नहीं पाएगा। सनमून कहता, क्या ऐसा है? फेडर कहता, शायद वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता क्योंकि उसने तुम पे अपनी छाप भी छोड़ी है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। ओरिजिनली तमावा के ब्लड की विरासत में पाए जाने वाले स्वाभाविक ही एग्रेसिव होते और उन्हें बस में करना आसान नहीं होता, इसलिए तुम्हारा इतना वफादार साथी बना लेना सच में एक बड़ी उपलब्धि है। सनमून हंसते हुए कहता, मैं जानता हूँ, मैं इसके लिए आभारी हूँ। फेडर कहता, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपने बॉडी के अंदर एक और इंसेक्ट को पाल रही हो। सनमून हैरान कहता, स्पिरिचुअल इंसेक्ट मेरे बॉडी में? मन में कहता, लंबे समय से पानी में डूबा हुआ इंसेक्ट। बहुत ही लंबे समय पहले मैंने अपने बॉडी के अंदर लंबे समय से डूबे हुए इंसेक्ट को पालन पोषण किया था। ये घटना इतने लंबे समय पहले हुआ था कि मैं इसके बारे में भूल ही गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक मेडिसिनल इंसेक्ट है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और स्किन को सख्त बनाता है। फेडर कहता है, जो चीजें तुम्हारे पास है उनके बारे में तुम्हें और भी ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। सनमून कहता है, क्या? और फेडर कहता है, अभी तुम्हारे लिए जानने का समय नहीं आया, इसलिए इसके बारे में चिंता ना करो। किसी चीज की ज्यादा मात्रा उसकी कमी से ज्यादा नुकसान हो सकती है। एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट रैम की डिवाइन एनर्जी तुम्हारे लिए पॉइजन जैसी है, लेकिन मेरी मदद से तुम इसका यूज अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कर सकती हो। मैं आसपास के अस्तित्व और नॉन अस्तित्व का पावर का यूज करके कई सारे रेजिस्ट्रेक्शन बनाऊंगा, इसलिए इस जगह को मत छोड़ो। सनमून कहता है, गुडनेस, उसने बस अपनी बात कही और चला गया। हमें शायद यहाँ उम्मीद से ज्यादा समय तक रुकना पड़ेगा। कहते, चिंता मत करो, आखिरकार तुम मेरे साथ हो। तो चलिए अब ये और वो तैयार करते हैं। वो कहते हैं, हाँ। दूसरी तरफ दास को देखकर जो अपने सिर को पकड़ लेता है, कहता है, वो पागल कमीना, वो सच में एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट रेल में चला गया। यहाँ तक कि डिवाइन इमोर्टल भी इस रेल में अपने जान की गारंटी नहीं दे सकते। तो वो इमोर्टल इंसेक्ट को मारने में कामयाब हो गया। ऐसा शख्स बिना किसी तैयारी के उस रेल में कूदने वाला नहीं है। चाहिए इसलिए था क्योंकि उसे उस फीलिंग्स पे भरोसा था और काफी ज्यादा भड़कते हुए वो कमीना बदमाश और वो बेकार से फटा हुआ फेडर। क्या उन्हें लगता है कि मैं इस रेल में नहीं आ सकता? तुम तुच्छ लोग मुझ जैसे इमोर्टल को चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम ना केवल मुझे कम आंक रहे हो बल्कि ये सोचना तुम्हारा एरोगेंट है कि मैं इस तरह की बात पर इतनी आसानी से पीछे हट जाऊंगा। तुम कहाँ हो? जहाँ भी तुम जाओ मैं तुम्हारा पीछा दुनिया के छोर तक भी करूंगा। वो उस रेल में एंटर कर जाता। दूसरी तरफ सनमून अपने ट्रेजर को बाहर निकालता और चाव कहती है, अरे बाप रे, क्या आपने ये सब अब तक इकट्ठा कर लिया था? सनमून कहता, मुझे भी नहीं पता कि मैंने इतनी सारी चीजों को जमा कर लिया, क्योंकि मैं हमेशा बस जल्दी से देखता था और बस नई चीज निकाल लेता था। सबसे पहले आइए हम अभी ये तय कर लेते कि हमें अभी किस चीज की जरूरत है। लेकिन वो लड़का गुल तो मुझे देखने का भी नाटक नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी जरूरत है। मैं इसे एहतियात के तौर पे निकाल लूंगा। और ये भी चाव कहती है, कपड़े। सनमून कहता, तुम्हारा वाला घिस गया है ना? मुझे नहीं पता कि असर करेगा या नहीं, लेकिन ये एक ऐसा कपड़ा है जिसमें एंटी डीमन पावर समाइट है। चाव कहती है, थैंक यू। सनमून कहता, प्रॉब्लम ये है, ये कोई नॉर्मल हर्ब नहीं है बल्कि एक डिवाइन हर्ब है, इसलिए मैं इसका लापरवाही से यूज नहीं कर सकता। चाव कहती है, कहा जाता है कि अगर तुम 10 जिंदगी वाली गोल्डन फ्रेश हर्ब को सीधे खा लो तो उसकी पावरफुल एनर्जी तुम्हारे बॉडी को नुकसान पहुंचाओगी। लेकिन मैंने
सुना कि इसका सही यूज ये है कि पहले उसे सही तरह से रिफाइन किया जाए, फिर इसका यूज किया जाए। सनमून मन में कहता तो फिर ये ब्लैक फॉक्स ने कैसे किया? शायद उसे रिफाइन करना आता ही नहीं होगा और उसके पास इसके लिए समय भी नहीं रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि उसने शुरुआत में ही 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश से मानी को इमोर्टल पिल को ढूंढ कर खा ली हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। लगता मुझे इसके बारे में फिनिक्स से पूछना पड़ेगा। कोई आवाज आता है जिसे चावकटी हस्बैंड, आपने वो आवाज सुनी? अभी वो आवाज सनमून कहता हाँ मैंने भी इसे सुना। मन में कहता है कि ऐसी आवाज है जिसे जानबूझकर पैदा की गई है ताकि इसे हर कोई सुने। चलिए बाहर जाकर देखते हैं। और आगे बढ़ते हुए कहता है वो टेलीपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग था, है ना? हाँ ये बात बिल्कुल सही लगती है। एहतियात के तौर पे मेरे पीछे ही रहना। और वो एक चीज को बाहर निकालते उसमें अपनी एनर्जी डालता है, उससे सामने को भेजता है। तो वो हैरान से देख रहे होते कहती है हस्बैंड क्या आप ठीक है? सनमून कहता है इसमें लिखा है कि यहाँ पे रहने वाले दाउस की ओर से है। चाव कहती है दाउस मॉन्क, कोई डिवाइन इमोर्टल नहीं बल्कि एक दाउस मॉन्क। सनमून कहता हाँ एक दाउस मॉन्क। और मन में कहता है ये कैसी जगह है? ये एक ऐसी जगह है जो पूरी आसमान और धरती ओरिजिनल एनर्जी से भरी हुई है। यहाँ पे हर तरफ अच्छी और बुरी किस्मत वाली डार्क बादल जैसी पावर फैली हुई है जो एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से भर देती है। इस जगह पे डिवाइन इमोर्टल भी खुलकर नहीं चल सकते और इस रेल में कोई भी अपना रास्ता खो सकता है। उसके मन पे डेविल हार्ट का असर हो सकता है और वो उसी से डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्या ऐसा संभव भी है? वहाँ पे फेदर आते हुए कहता है खैर सच्चाई पता करने के लिए मुझे लगता है कि पहले तुम्हें उस शख्स की कहानी सुननी चाहिए। सनून कहता क्या होगा अगर वो शख्स डेविल हो जो पहले ही अपने डेविल हार्ट के असर में हो चुका हो, या फिर कोई और क्रिएचर जो दाउस के भेष में हो, क्योंकि हमारी जान खतरे में नहीं पड़ सकती। फेदर कहता है तो चलिए शुरू करते हैं। अपने हाथ में एक फ्लावर लेके आ जाता है और कहता है हम इस फूल का यूज करके इसका फैसला लेंगे। पंखड़ी को तोड़ते हुए कहते हैं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और लास्ट वाला पंखड़ी पे आते हुए कहता है मिलेंगे। तुम्हें उस शख्स से जरूर मिलना चाहिए, तुम्हें फूल के पेटल्स को कम नहीं आंकनी चाहिए। सनमून कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा। फेदर कहता है दुनिया में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती, जो भी होता वो पहले से तय जरूर होती है। सामने को अटैक करते हुए बादल को चीर कर रख देता है जिसमें हम एक शख्स को देखते हैं। फेदर उसे देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस रेल में भी कोई दाउस मौजूद है। चामन में कहते वो शख्स इस रेल में डार्क बादल के बीच भी कैसे बिना असर के रह सकती है, लेकिन वो रूप सनमून मन में कहता मुझे किसी भी तरह की डिमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन वो शख्स इंसान से कहीं ज्यादा स्पीड जैसी दिखती है। वो शख्स अपने घुटने पे आते हुए कहती है मेरे लिए रास्ता खोलने के लिए थैंक्स। फिनिक्स कहता तुम कौन हो? लेडी कहती मैं एक कल्टीवेटर हूँ जो मजबूरी की वजह से इस रेल में भटक रही हूँ। मुझे लंबे समय बाद किसी का एहसास हुआ इसलिए मैं बेशर्मी से तुमसे मिलने आई। फिनिक्स कहता ये मेरा मेहमान नहीं है इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। सनमून कहता क्या? और फिनिक्स कहता मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन को पूरा नहीं किया है। सनमून कहता है रुको फिनिक्स, तुमने अपनी मर्जी से दरवाजा खोला और अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ के गायब हो रहे हो। काश वो कोई डिवाइन इमोर्टल ना होता। और हाफी लेते हुए कहता खैर इतनी शांति से बोलते हुए देखकर मुझे लगता है कि उसे भी ज्यादा खतरा महसूस नहीं होता। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो तमाबा मुझे निश्चित रूप से मदद करने के लिए दौड़ कर आएगा। और उसे कहता प्लीज उठो, हम इस तरह मिले हैं तो चलिए मैं आपको एक कप चाय पिलाता हूँ। इससे वो लेडी कहती है मैं मना नहीं करूंगी। सनमून उससे कुछ परोसते हुए कहता प्लीज एंजॉय कीजिए, हम अभी भी यहाँ पे आके बसे इसलिए हमारे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वो लेडी कहती प्लीज ऐसा मत कहिए, इस जगह पे मेरा स्वागत कैसा होगा? मुझे इतना ही काफी है कि मुझे मेहमान नवाजी मिल रही है और एक बिस्किट उठा के खाती है, इससे उसका बॉडी कांपने लगता है। चाव कहते क्या आपको इसका स्वाद पसंद नहीं आया? वो लेडी कहती नहीं नहीं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चाय पिए बहुत ज्यादा समय हो गया, आपके सामने इस तरह का शर्मनाक दिखाने के लिए मुझे माफ करे। चाव कहती है राहत की बात है, आप हमारी दी गई चाय से बहुत ही खुश लग रही है, आप इसे शर्मनाक कैसे कह सकते हैं? प्लीज हमें परेशान ना करें और अपने खाली समय में इसका पूरा मजे ले। लेडी कहती आपकी समझ के लिए थैंक्स। सनमून मन में कहता उस शख्स की हर बात और कामों से स्वाभाविक रूप से सम्मान और शिष्टा झलकती है। ये गुण आमतौर पे किसी हाई पद वाले शख्स या किसी बड़े सेक्ट के मेंबर में होते हैं। और एक और बात समझना मुश्किल है, उस शख्स की मुस्कान किसी लड़की की मुस्कान जैसी लगती है। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। और उससे पूछता वैसे आप इस रेल में कैसे पहुँच गए? वो लेडी कहती अरे नहीं मैंने तो अपने बारे में आपको बताया ही नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ही अपमानजनक बातें हैं। मैं चार युग कुल्लून सेक्ट की पुरानी डिसाइपल, तुम मुझे मिस्टिस चा कह सकते हो। इसे सनमून के हाथ के कप टूट जाता। चाव कहती है हस्बैंड। इसे सनमून आपे से बाहर होने लगता, कहता चार युग। और कोई कहने लगता मैं हूँ यांग सेपुंग, का जन्म नॉर्मल फार्मर फैमिली में हुआ था। जब मौसम गर्म होता तो मैं खेती करता हूँ और जब मौसम ठंडा होता तो मैं पहाड़ों पे जाकर जंगली सर्दियों की हरी सब्जी इकट्ठा करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के साथ इसी तरह बिताता हूँ।
तभी कोई कहता सोपेंग सोपेंग, अरे बदमाश ये क्या हो रहा है, जल्दी करो। और एक शख्स कहता ये लड़का मेरा बेटा है यांग सोपेंग। सोपेंग बताता वो एक नॉर्मल शख्स था जिसने फैमिली का बोझ कम करने के लिए अपने छोटे बच्चे को सेक्ट को बेच दिया था। मैं ये बात समझता हूँ, भले ही मोंग की जिंदगी मुश्किल हो लेकिन हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनके बच्चे भूखे ना रहे। मास्टर कहता अच्छा ऐसा है, वो लड़का जन्म से इन्नेट टैलेंट वाला है। सोपेंग बताता वो मेरे मास्टर से पहली मुलाकात थी, उस दिन मैं कुलिन सेक्ट का डिसाइपल बन गया। तभी एक बच्चा कहता उस बेचारे लड़के को देखो, तो दूसरा कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे उस जैसे शख्स के साथ एक ही सेक्ट में रहना पड़ेगा, चाहिए कुछ ज्यादा नहीं है, वो हमसे उस नीच के साथ मेल जोल रखने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मैंने सुना कि वो बड़े मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल है। दूसरा कहता क्या ये तो नामुमकिन है, डायरेक्ट डिसाइपल बनना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो तो एल्डर का डायरेक्ट डिसाइपल है। और सोपेंग बताता मेरे बचपन के लिए वो जगह बिल्कुल अनजान थी और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। पहली बार देखे गई बड़े बड़े बिल्डिंग और इतने सारे लोग ने मुझे हैरान कर दिया था। तभी एक लड़की आगे बढ़ते हुए कहती हेलो मेरा नाम है चारयूक, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सोपेंग बताता वो एक साफ और मधुर आवाज थी जो बड़े और ट्रेनिंग ग्राउंड में गूंजी। उस अजनबी और अकेले जगह में वो आवाज मेरे पास आई जैसे अंधेरा में कोई रोशनी आ गई हो। चारयूक से मेरी पहली मुलाकात उसी दौरान हुई थी। मैं जिंदगी बताना किसी भी कल्पना से ज्यादा मुश्किल था। ऐसे बहुत से लोग थे जो इस तरह के जीवन सहन न कर पाने के कारण यहाँ से जा रहे थे। इतने सारे डिसाइपल में से कुछ वहाँ पे बचे। डाउस का पार्ट कंफ्यूजन और रहस्यमय था लेकिन वो मुझे बहुत पसंद आया। एक अननोन पार्ट कुछ लोगों ने कहा कि ये दूरी था, लोग इसे नर्क जैसी भयानक जगह मानते थे, लेकिन मैं अलग था। मैं यांग सोपेंग अलग हूँ। मैंने खुशी खुशी उस रास्ते पे चला, अपने सीधे रास्ते पर, क्योंकि मेरे साथ हमेशा एक ऐसी मास्टर थी जो मुझसे प्यार करती थी और चारयूक। मैंने सोचा बस इतना ही काफी था। डिसाइपल उसे देखते हुए कहता क्या वो यांग सोपेंग नहीं है। दूसरा कहता क्या, मैंने सुना था कि उन्होंने अकेले में ट्रेनिंग शुरू किया था, क्या उन्होंने इसे पूरा कर लिया? इस बार कितने साल हो गए हैं? दूसरा कहता लगभग 50 साल हो गया सीनियर ब्रदर। इसमें हैरान इसका था 50 साल। मेरा मतलब है कि हमारे सेक्ट द्वारा दी जाने वाली इमोर्टल पिल काफी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस पर किसी घोस्ट का साया हो जो ट्रेनिंग न मिलने के कारण मर गया हो। दूसरा कहता क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है? उसने अपनी इमोर्टल पिल अपने जूनियर को दे दी है। वो ऐसा व्यवहार कर रहा मानो वही यहाँ का एक ग्रेट दाउस है। दूसरा कहता है ग्रेट दाउस वो बस एक बेवकूफ है जो अपना खुद का गुजारा भी नहीं कर सकता। दूसरा कहता है सीनियर ब्रदर सेपोंग, क्या वो भी आपके मास्टर के अधीन नहीं है? मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा घमंडी हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको उससे सबक सिखाने की जरूरत है? सोपेंग बताता है मेरे आसपास के लोग मुझसे जलते थे लेकिन मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे रास्ते मेरे मास्टर और मेरी प्यारी चारयूक थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझसे प्यार दिया। तभी चारया कहती सीनियर यांग मुझे माफ करना, और एक आके उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता लास्ट में बात यहाँ तक पहुँच गई सोपेंग। वो कुछ बोलने की कोशिश करता लेकिन वो काफी बेबस हो जाता, फिर कहता है तुम दोनों कांग्रेचुलेशन, और बताता मैं कुछ भी नहीं कर सका, आखिरकार वो उसकी पसंद थी, मैं ही लापरवाह रह गया। मेरी लापरवाही की वजह से मैंने उस पर ध्यान देने के बजाय पूरी तरह से अपने ट्रेनिंग पे फोकस किया। सब कुछ मेरी गलती है। अभी मास्टर कहता खुद को संभालो, ताऊ का रास्ता लंबा है और तुम्हारे लिए आगे और भी मुश्किल आएगी। अगर तुम इतनी सी बात पे परेशान हो जाओगे तो आने वाली दुनिया का सामना कैसे करोगे? 100 जेट पील है, इसे खाओ और अपना ट्रेनिंग फिर से अकेले में शुरू करो। अगर तुम किसी और चीज पर ध्यान दोगे तो वो फीलिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सोपेंग कहता मास्टर बताता चलिए ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं, वो मेरे रास्ते में बाधा नहीं बनेगी। ये दिल तोड़ने वाला दर्द है, मुझे बस इसे समेट कर अपने दिल की गहराई में उतार देना है। फिर ऐसे वो ट्रेनिंग में काफी सारे साल लगा देता है, फिर वो चट्टान में दरार आने लगता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो बाहर आने के बाद स्ट्रॉन्ग मास्टर के लेवल तक पहुंच चुका होता है। अपने पावर को चेक करते हुए कहता है स्ट्रॉन्ग मास्टर, और उसे अपने बचपन की बात याद आता है कि जब मैं स्ट्रॉन्ग मास्टर पे पहुंच जाऊंगा और एक सुप्रीम एल्डर बन जाऊंगा तब मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखूंगा। और बताता वो मेरा पुराना धुंधला सपना और रास्ता था। अजीब बात यह है कि मेरी ट्रेनिंग खत्म होने का दिन चारयूक की शादी से एक दिन पहले ही निकला। ठीक है बस आखिरी बार, और बताता मैं बस उसे आखिरी बार अपने आंखों से देखना चाहता था, क्योंकि शादी के दिन वो यकीनन किसी और से ज्यादा खूबसूरत होगी। बस एक आखिरी बार। और हिडन टेक्निक का यूज करते हुए कहता मुझे उसे छुप के मिलना चाहिए। तभी उसका ध्यान अपने नीचे को जाता जहाँ से हंसने की आवाज आता और कहता सच में। और एक कहता अब समझ में आया कि वो सोपेंग के इतने करीब क्यों थी, तो यही वजह थी। तुम्हें ये बात नहीं पता थी एक अफवाह है जो चुपके से हर जगह फैल रही है। दूसरा हंसते हुए कहता है सीनियर सोमोंग तो सच में बहुत ही बहादुर इंसान है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने एक फीमेल डिसाइपल के साथ बलात्कार करने की हिम्मत की। इसके अलावा वो चारयाक है जिसका पहले ही एक प्रेमी हो। दूसरा कहता तुम मुझसे बहादुर कहोगे, वो कचरे का एक टुकड़ा है। इसमें कहता तुम सही हो। तो पेंग कितना बेवकूफ है, उसने उस लड़के को बधाई दी जिसने उसकी प्रेमिका को चुरा लिया। दूसरा कहता हाँ तुम उस उदास और डरपोक आदमी से और क्या उम्मीद कर सकती हो, सच में उस तरह का आदमी है जिसने अपनी कीमती
इमोर्टल पिल को भी बांटा। अपने लेडी के साथ ये अलग क्यों होगा? दूसरा हंसने लगता तभी हैरानी से कहता है यांग सोपांग, मेरा मतलब है सीनियर ब्रदर यांग, क्या तुम ट्रेनिंग से बाहर आ गए सीनियर ब्रदर? सोपेंग कहता वो कहाँ है, सोमोंग कहाँ है? और उसका गुस्सा फट उठता है। एक शख्स भागते हुए भाग रहा होता है, कहता है एल्डर। दूसरी तरफ सोमेंग आके जमीन पर गिरता है और कहता है सोपेंग शांत हो जाओ, ये मेरी गलती थी, मैं अपने पापू का खुलासा एल्डर के सामने करूंगा। सोपेंग चीखते हुए कहता है सियोमोंग, और उस पर किसी जानवर की तरह टूट पड़ता है और कहता तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता रुको, लेकिन वो कह रहा होता क्यों क्यों? उसके बल्ले चारों ओर फैलने लगता है और हम देखते हैं उसको काफी बेरहमी से अपने पन से कुचल कुचल के जान से मार देता है। कुछ एल्डर आते हुए कहता है सोपेंग, क्या ये सब तुमने किया है? हेड एल्डर भी ये सब देख रहे होते हैं। कहता है एल्डर आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको उस पागल को तुरंत ही काबू में करना होगा। सोपेंग बताता है मुझे तुरंत ही एक सील के साथ एक गुफा में बंद कर दिया गया। मैंने कोई खास विरोध नहीं किया, नहीं मुझ में ऐसा करने की कोई इच्छा थी। मेरा बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिला, मानो मुझ पर काफी बड़ा भार हो। मैं वहाँ पे एक मम्मी की तरह पड़ा रहा। उसी दौरान 4 युग को कितना दर्द सहना पड़ा होगा। अगर मैं उसके साथ होता तो उसे ऐसी हालात का सामना नहीं करना पड़ता। ये सब मेरी गलती थी, 4 युग को अकेला छोड़ देना मेरी गलती थी। इसी तरह मुझे अपनी जिंदगी के फैसलों पे बार बार हमेशा पछतावा होता रहा। कई साल बीत गए, मुझे एक सपना आया। उस सपने में मैं एक बटरफ्लाई बन गया और आजादी से इधर उधर घूम रहा था। फिर मेरी नजर एक कपल पे पड़ी। मैं ही वो शख्स था जो 4 याक के साथ मिलकर सुप्रीम एल्डर बना। हमारे बच्चे थे और हमें खुशहाल फैमिली की जिंदगी जी रहे थे। मैं खुश था। उस सपने को देखने के बाद ढूंढी और उलझी हुई अवस्था में मैं गहरी सोच में पड़ गया। क्या मैं अपने ही सपने में तितली बन गया था, या फिर क्या मैं उस तितली के सपने से खुद ही बन गया था? क्या सपना हकीकत बन गया या फिर हकीकत ही सपना था? भले वो पल बहुत छोटा था, लेकिन उस सपने में मैंने अपने सपने को सच होते हुए देखा। फिर उस गुफा में हवा आने लगता जिसे वो कहता हवा। कहता क्या वो मेरी जिंदा रहने की इच्छा थी, या फिर वो एक पल की खुशी थी जिसने मेरे बॉडी में जीने की इच्छा को जगा दिया था? मैं आखिरकार अपने हाथों को हिला पाया और एक बार जब मेरे हाथ चलने लगे तो उन्हें रोकने का मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर वहाँ से रोशनी आने लगता है और वो कई सालों के बाद आसमान को देखता है और बताता ये बातें मुझे बाद में पता चली, लेकिन कहा जाता है कि मेरे मास्टर ने उन एल्डर का विरोध किया था जो मेरा गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। गुफा में जो दरार थी वो भी मेरे मास्टर ने ही बनाई थी। और वो आसमान को देखते हुए कहता कितना शानदार है। कहता मैंने ही अपने साथी डिसाइपल की हत्या की, मुझे अपने मास्टर का सामना करने का हिम्मत नहीं है, मैं उसे बचा भी नहीं सका। वो सपना जिसे मैं साकार करना चाहता था और वो रास्ता जिस पर मैं चलना चाहता था वो गायब हो गया है। मुझे नहीं पता कि दाव का रास्ता क्या है। तो उसे अपने मास्टर के बात याद आता है कि दाव का कोई फिक्स रास्ता नहीं है। भले तुम अपना रास्ता भटक जाओ और इधर उधर घूमने लगे, लेकिन जिस रास्ते पे चलते हो वही तुम्हारा दाव है। और कहता इसलिए मैं कदम बाई कदम आगे बढ़ता रहूंगा अपने रास्ते पर। और कहता बात कुछ ऐसी ही थी। इस तरह हम फिर से मिलते हैं 4 युग। सनून कहता तो तुम कुलिन से हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम सच में एक अलग ही लेवल की गरिमा दिखाते हो। 4 युग कहती है ऐसा कहने के लिए थैंक्स, भले ही सिर्फ ये खोखले शब्द हो। हालांकि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने कुलिन को बहुत ही जल्दी छोड़ दिया था। मैं इधर उधर भटकती रही और ट्रेनिंग के रास्ते पे चल पड़ी। फिर मैं गलती से एक स्पेस बोर्ड की खोज की। वहाँ पे मुझे एक अफसर मिला, मैं पहले से कहीं ज्यादा हाई लेवल पे पहुँच गई। हालांकि और हम देखते हैं वहाँ का डायमेंशन करेक्ट होता है और वो एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट रेल में पहुँच जाती है। चाओ कहती है ये हो सकता है। चार कहती है हाँ, मुझे जिस जगह घसीट कर लाया गया ये वही रेल थी। एक पल में मुझ पे हुए हार्ट डिमन के हमले ने लगभग मैं अपने मानसिक संतुलन को खो बैठी थी। पछतावा, निराशा, गुस्सा और दुख, इन सभी फीलिंग ने मेरे दिल को खा लिया। मैं किसी तरह अपने दिल में पनप रहे डेविल का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन मेरे बॉडी में बदलाव आने लगे। लास्ट में ठीक उसी पल जब मैं हार्ट डिमन के वश में होने ही वाली थी, मुझे ये ट्रेजर मिल गया। जैसे मैंने स्टाफ को छुआ, इस रेल की पावर मुझ पे असर नहीं कर सकी। मुझे लगता है ये किसी दाउस या इमोर्टल की छोड़ी हुई धरोहर हो सकती है जिसने यहाँ पे बहुत ज्यादा आराम पाया था। चार कहते इसलिए आप इस रेल में जिंदा रह सकते हैं। चार योग कहते इसे चमत्कार कहा जाता है। चार योग कहते इसे चमत्कार कहा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे लिए इस रेल में बचना इम्पॉसिबल है। इस जगह पे 1000 साल से भी ज्यादा समय से भटकती रही हूँ, फिर भी मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। चाओ कहते 1000 साल से भी ज्यादा। चार योग कहते फिर मुझे आप दोनों से मिलने का मौका मिला, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। चाओ बलस करते हुए कहते तुम मुझे शर्मिंदा कर देते हो, लेकिन आपको बहुत ही मुश्किल सहना पड़ा होगा इतने लंबे समय तक इस जगह पे अकेले भटकना। चार योग कहते फिर भी मुझे इस जगह से मिले अनेक चीजों में सुकून मिलता है। मॉन्स्टर को जैसे मेरी जान 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार खतरे में पड़ी है, लेकिन यहाँ से मिले बड़े अफसर भी कम नहीं है। अब जब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ तो क्या तुम इसे देखना चाहोगे? ये वो चीज है जो मुझे सहयोग से मिले एक कंटेनर में मिला था। मुझे इनमें से ज्यादातर चीजों का यूज नहीं पता, लेकिन ये सभी ऐसे खजाने हैं जिसमें एक असाधारण और रहस्यमय एनर्जी समाई हुई है। चाओ कहते ट्रेजर, ये साउंड अटैक के लिए यूज की जाने वाली चीज है और ये बर्तन इसकी महक से लगता है कि ये एल्केमी के लिए यूज किया जाता होगा। साथ ही कहता मिस्ट्रिस छा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? चारिया कहती है किस्मत ने हमें मिलाया था, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? प्लीज बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछे। सरमुन कहता क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहोगे? चारक कहते क्या मुझे इतनी आसानी से पढ़ा जा सकता
है। लगता है मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे किसी से मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया था। पहली मुलाकात में आपसे ऐसा कहने के लिए मुझे गिल्टी महसूस हो रहा, लेकिन मेरे आपसे एक विनती है, बेशक मैं आपसे फ्री में मदद नहीं मांगूंगी। अगर आप चाहे तो मैं थैंक्स के रूप में ये सारी चीजें आपको दे सकती हूँ। चाओ कहती वो सब छोड़िए, क्या आप बस हमारे साथ नहीं चल सकते? चारियो कहते मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, ज्यादा से ज्यादा कुछ साल, तो प्लीज मेरी मदद करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस लेटर को कुल्लिन के खास शख्स तक पहुंचा दोगे। क्या आप मेरे इस विनती को एक्सेप्ट करेंगे? सनमुन कहता मैं, लेकिन कुल्लिन तो। फिर कहता ठीक है, निश्चित रूप से हम इसे पूरा करेंगे। चारियो खुश होते हुए कहते क्या तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? थैंक यू थैंक यू। सनमुन कहता मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। चारियो कहते मुझे माफ करना, ऐसा लगता है मैंने बेशर्मी से आपका बहुत ही ज्यादा समय ले लिया है, अब मैं चलती हूँ। चारिया कहते कि आपके पास कहीं जाने की जगह है? किस्मत ने हमें मिलाया है इसलिए। चारिया कहते मैं आप दोनों के लिए इससे ज्यादा परेशानी का कारण नहीं बन सकती। मैंने अपने लंबे समय से दबे हुए पछतावे को आपके हवाले कर दिया है, इसलिए अब मैं अपने बच्चे जिंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करूंगी। और वो चली जाती है। चाओ कहती कुछ तो होना ही चाहिए था, है ना? आपने तब से एक भी शब्द भी नहीं बोला है। आप इस सच को छुपा रहे हैं कि कुल्लिन से डिस्ट्रॉय हो चुका था। सनमुन कहता मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। चाओ कहती है क्या? सनमुन कहता मैं वापस आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। चाओ इससे हाफी वर्ती कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, इसलिए प्लीज ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। सनमुन कहता चाओ। चाओ कहती है मैं नाश्ते के लिए एक मेज लगा दूंगी, इसलिए उसके ठंडा होने से पहले वापस आ जाए। सनमुन कहता ठीक है। चारिया भी जा रहे थे, सनमुन उसके पीछे आ जाता जिससे वो कहती है तुम। चारिया के स्टिक को देते हुए कहते प्लीज अपने पास रखिए, इस रेल में इस बादल का आप पर इस पे असर नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रिक्शन एरिया के अंदर की तरह नहीं, यहाँ पे आपके लिए जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल होगा। सनमुन कहता थैंक यू, मैं नहीं ले सकता। और वो स्टिक को छोटा जैसे उसके बॉडी में भी उसकी एनर्जी आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रही होते हैं। और सनमुन कहता मैंने आपसे मिलने का रिक्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे ऐसे शख्स की याद दिलाते हो जिसे मैं जानता हूँ। तुम्हारा इशारा, तुम्हारे बोलने का तरीका और तुम्हारे आदत और साथ ही जिस तरह से तुम मुझे देखती हो। सॉरी ये सब चारियाक बोली होती, आखिर तुम कौन हो? सनमुन कहता क्या गजब का सहयोग है, मुझे भी यही लगा कि तुम मेरी जानी पहचानी लेडी जैसी दिखती हो। एक दयालु दिल वाली शख्स थी, मुझे उसके सोच और आवाज सुनकर नींद आ जाती थी। हम बचपन से साथ पले भरे और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के लिए फीलिंग विकसित हो गई। हमने एक बड़े से पेड़ के नीचे ये प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में हम साथ मिलकर ग्रेट हाउस के रास्ता पे चलेंगे। इससे चारों को अपने घुटने पे आ जाते हैं, कहते कि ऐसा हो सकता है कि जिस बड़े से पेड़ की तुमने बात की थी वो सनमुन अपने आज टेक्निक का यूज करता है, उसे इल्यूजनरी रेल्म से ये दिखाने लगता है। यहाँ पे चार योग और सोपेंग एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। चार योग कहती क्या बात है? सोपेंग कहते मैं इस बारे में सोच रहा था और मुझे लगता है कि तुम बहुत ही दयालु हो। चार योग कहते क्या एक बार तुमने नहीं कहा था कि ये तुम्हें पसंद है? सोपेंग कहते मुझे आपका अच्छा पहलू पसंद है। दयालु होना इस बात का सबूत है कि तुम्हारा दिल सुंदर है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि दूसरे लड़के के साथ भी अच्छा बिहेव करते हो? चार योग कहते तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए ही अच्छा होना चाहिए? सोपेंग कहता हाँ ठीक वैसे ही जैसे मैं अकेला हूँ जो तुम्हारे गोद में सिर रख के लेट सकता हूँ। चारिया कहते कौन जाने शायद मैं तुम्हारे अलावा किसी और को भी अपनी गोद उधार दे दूँ। सोपेंग कहते क्या तो फिर मुझे ऐसा होने से रोकने के लिए मुझे लगता है कि मुझे तुमसे जल्दी शादी करनी होगी और तुम्हारे साथ रहना होगा। चारिया कहते किसने कहा कि मैं मान जाऊंगी? सोपेंग कहता तुमने बचपन में ऐसा करने का प्रॉमिस किया था। चारिया कहते तब मैं भोली थी, तो इस बार मैं इस पेड़ के नीचे शपथ लूंगा। मैं सोपेंग निश्चित रूप से ग्रेटनेस हासिल करके सीनियर सिस्टर चा को अपना साथी बनाऊंगा। चार योग कहते किसी और को पता चल गया तो क्या होगा? सोपेंग कहता मैं चाहता था कि ये बात सबको सुनाई दे तो सबको सुनने दीजिए। जमीन को मारते जिससे वो इल्यूजन टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और कहती है 3 दिन में 3 दिन बाद फिर आऊंगी। कानून कहता वो गायब हो गई, हम जब दोबारा मिलेंगे। देखा मुझे इसका अभिवादन, तो क्या मुझे इसका अभिवादन ग्रेट टाइगर के रूप में करना चाहिए या योंग सोपेंग के रूप में? फिनिश कहता तुम वापस आ गए। सनमुन कहता क्या ये आपको पहले से ही पता था? फिनिश कहता नहीं मुझे तो ये नहीं पता था। देखो इस रेल्म की दुनिया में भी हजारों साल तक जिंदा रह सकता है, मुझे बस तुम दोनों के बीच एक जुड़ाव महसूस हुआ। सुबह होने पर सूरज उगता है और रात होने पर सूरज डूब जाता है और वो खाली जगह ब्लू मून से भर जाता है। वो गर्म लाइट सन की तरह खुद को छुपा रहा है। सनमुन कहता तुम्हारा क्या मतलब है? फिनिश कहता सवाल हेवन की ओर से मिलता है और इसका जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। सनमुन कहता जवाब। दूसरी तरफ चार कहती आप वापस आ गए, सहयोग से सारा खाना तैयार है। इसे सनमुन स्माइल करता कहता ये कहानी छोटी नहीं है क्योंकि ये तब हुआ था जब मैं 2300 साल पहले माउंटेन बैग छोड़ा था। चाओ कहती अच्छा ऐसा है, मुझे नहीं पता था कि शॉर्ट स्पीड आइलैंड पे ऐसी कोई घटना घटी थी। सनमुन कहते उनके यादें, उनके सोच और उनके दिल और उन सभी चीजों से जो वो गुजरे थे वो मेरे अंदर है। मैं अकेला नहीं जी रहा हूँ बल्कि अपनी सीनियर की जिंदगी में जी रहा हूँ। कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब मैं ये लेकर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं वो हूँ वो मैं हूँ। चाओ कहते जब आपको मिस्टर चा का लेटर मिला तो आपने भी? सनमुन कहते हाँ ये लेटर मेरे बड़े
बड़े भाई के द्वारा लिखा गया लेटर है। हाफी लेते हुए कहते मुझे नहीं लगता कि इसमें दखल देना मेरे लिए सही है। आपने पहले ही अपना फैसला कर लिया है ना कि आप उनकी शिकायत का समाधान करेंगे। आप अपने दिल की इच्छा के हिसाब काम कर सकते हैं, चाहे आप सीनियर ब्रदर यांग के रूप में मिस्टी से मिल सकते हैं या नहीं। सनून कहता चाओ कहती हालांकि प्लीज इसे ध्यान में रखे, प्लीज याद रखे कि आप वही शख्स है जो हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं और जो भी मुझे मारता है या गाली देता है उसे डांटते हैं। कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मुझे बचाने के लिए मुश्किल से भी नहीं हिचकता। आप मेरे इकलौते हस्बैंड है और माउंटेन बेक के ग्रेट टाइगर है। सनून कहता ठीक है, मैं माउंटेन बेक का ग्रेट टाइगर हूँ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर मैं वो नहीं होता तो और कौन होता। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते सनून अकेला खड़ा होता है, उस लेटर को देख रहा होता है। लेटर को खोलते हुए पढ़ता सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लेटर आपके हाथों तक पहुँचेगा या नहीं सीनियर ब्रदर यांग। ये मेरा आखिरी पछतावा है और मैं अपने अंदर उस डेविल के लिए कर रही हूँ जो मेरे अंदर घर कर गया है। ऐसे पहले मुझे आपको ग्रीटिंग करना सही होगा है ना। आप इतने समय से कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुशी के मजे ले रही हूँ और दाव के रास्ते पे पूरा ध्यान देने के लिए मैंने कुलिन सेक्ट को छोड़ दिया है। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन शायद आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं ये ना बताऊँ। हम पहले ही अलग अलग रास्ते पे चल पड़े और इसी कारण हमारा अंत भी अलग होगा। फिर भी मैं हमेशा आपकी चिंता करती हूँ क्योंकि आप ऐसे शख्स है जो अपने चीजों को छोड़ देते और मुश्किल रास्ते पे चलने से कभी नहीं घबराते। मुझे चिंता होती है कि आप अकेले अपने कल्टीवेशन में डूबे ना रहो, कि बारिश या बर्फ में भीगते ना फिरो या फिर कहीं तुम्हें कोई गंभीर चोट न लगा ली हो। और इनर डिमन को रोकते हुए कहती नहीं नहीं अभी नहीं। और कहते मुझे पता है कि शायद ये सिर्फ मेरी बेवजह की चिंता है, लेकिन सीनियर ब्रदर यांग आप ये बात भूल जाए, तुम्हारा दाउस का रास्ता वो रास्ता है जिसपे तुम मास्टर और मेरे सपने के लिए चल रही हो। प्लीज अपना खुद का रास्ता चुनो और उस पे आगे बढ़ो। हमारी यादें मैं अपने सपनों को संजोच कर रखूंगी और उनको अपने साथ ले जाऊंगी। 4 युग। सनू उसे पढ़ते हुए कहता इस लेटर में कुछ भी खास नहीं है, तुम्हें थोड़ी शिकायत करनी चाहिए थी, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था कि उसने तुम्हें क्यों नहीं ढूंढा, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था कि उसने तुम्हें इस हालात में बिना कुछ किए क्यों रहने दिया, तुमको ये पूछना चाहिए था कि उसने कुलिन को अकेला क्यों छोड़ दिया मानो वो भाग रहा हो। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, तुम्हें उस पर करीब से ध्यान देना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो। और सनून खुद को संभाल नहीं पाता। नेक्स्ट दिन हम 3 दिन बाद का देखते हैं। सनून उसके लिए तैयार रहता है। 4 युग भी वहाँ पे आने लगती है। हम देखते हैं चारिया काफी यंग हो चुकी होती है। चाव उसे देखते हुए कहती है वो रूप। सनून कहता तुम यहाँ पे हो। चारिया कहते मुझे तुमसे बहुत ही कुछ पूछना है। सनून कहता हाँ मुझे लगता है ऐसा ही है। चारिया कहती तुम सीनियर ब्रदर यांग नहीं हो। सनून कहता मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर यांग हूँ। चारिया कहती अगर सीनियर ब्रदर यांग किसी और की बॉडी पे कब्जा कर लेता तो भी वो अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक को कभी नहीं बदलेगा, इसलिए मुझे पता है कि तुम सीनियर ब्रदर यांग नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे पूछने जा रही हूँ कौन हो तुम। सनून कहता मुझे पता है कि तुम सच में किस बारे में क्यूरियस हो, मुझे ये भी पता है कि तुम क्या सुनना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा लवर नहीं हूँ। चारिया कहती मुझे पता है कि। सनून कहता तो फिर तुम मुझसे इस रूप में मिलने क्यों आए थे? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अपने पुराने प्रेमिका को ऐसा रूप नहीं दिखाना चाहते थे? मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी, भले तुमको ये यकीन हो गया होगा कि मैं शॉपिंग नहीं हूँ, फिर तुम अपने पुराने फीलिंग को जाने नहीं दे सकते। चारिया कहते वो इल्यूजन, वो जेलकोवा पेड़, जंगली फूल, घास और बिखरे हुए पत्थर, हवा और आसमान, ये हमारी याद है जिसे तुम जान मिलो फिर भी इसकी नकल करना नामुमकिन है। प्लीज मुझे सच्चाई बताइए, आप आखिर कौन है? सनून कहता मैं और मन में कहता मुझे उसे क्या जवाब देना चाहिए? मैं इस बारे में कई बार सोचा लेकिन मैं कोई फैसला नहीं ले सका। वो जल्द ही मर जाएगी। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि सीनियर ब्रदर यांग अच्छी तरह ताकि उसका मन शांत हो जाए, या फिर तभी सनून की बॉडी से सीनियर यांग का शॉट बाहर आ जाता। सनून मन में कहता बॉल मेल्टिंग शॉट अपने आप ही बाहर आ गई है, क्या ऐसा हो सकता है? सीनियर ब्रदर यांग और वो शॉट आगे बढ़ते हुए चारिया के पास पहुंच जाते जिसे वो काफी हैरान रह जाती है। चारिया जैसे उसके एनर्जी को छूती और महसूस करती है, उसके हाथ कांपने लगता है, वो शॉट को पकड़ के फूट फूट के रोने लगती है, उसका रोना गूंजने लगता है और कहती है सो पेंग।